हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको पढ़ाया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हैरी हैश, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका एंड हमने जो किया था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा चुंबकत्व जो है, पैलियोमैग्नेटिज्म हमारा जो है, वो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के साक्ष्य के रूप में काम करता है। अब पूरा चुंबकत्व को पढ़ने से पहले हमें चुंबकत्व को पढ़ लेना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम भू चुंबकत्व, चुंबकीय ध्रुव और कुछ उससे संबंधित जो हमारी अवधारणाएं हैं, जिससे संबंधित हमारे कुछ परिभाषा हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप पूरा चुंबकत्व की बात करें हम, तो पूरा चुंबकत्व क्या है? देखो, पूरा मतलब होता है प्राचीन, और चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। ठीक है, तो प्राचीन जो चुंबकीय गुण हैं उनको पूरा चुंबकत्व कहते हैं। और जो हमारी जो चट्टानें जो प्राचीन समय में बनी हैं, जो ओल्ड पीरियड्स में अलग अलग इपोच और पीरियड में जो हमारी चट्टानें बनी हैं, उनमें दैट टाइम, उस समय जो चुंबकीय गुण पृथ्वी में अवस्थित थे, उनको जब संरक्षित कर लिया जाए, उनका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन हो जाता है, तो उसे हम पूरा चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी की प्राचीन चट्टानों में उनके निर्माण के समय के चुंबकीय गुणों को संरक्षित रखना पूरा चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये पूरा चुंबकत्व है। अब पूरा चुंबकत्व में हम से पहले हम क्या पढ़ लें? चुंबकत्व क्या होता है, मतलब मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म में मैं आपको बताऊं कि देखिए, चुंबक जो होती है हमारी, उस चुंबक बनी किसकी होती है? कोई भी बार मैग्नेट ले हम, सलाका चुंबक जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आयरन की। आयरन के अलावा होता है उसमें निकेल, और निकेल के अलावा होता है उसमें कोबाल्ट। ठीक है, तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट की बनी होती है। और इस चुंबक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होती है? डाइपोल होती है। कैसी होती है? डाइपोल, द्विध्रुवीय होती है, यानी इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्लियर? अब देखिए, चुंबक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चुंबकों को हम पास लाएं, ये चुंबक वन और ये चुंबक सेकंड, मतलब ये बार मैग्नेट वन, ये बार मैग्नेट सेकंड है, तो अगर इसके विपरीत ध्रुव एक तरफ रख दिए जाएं, तो उनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण, रिपल्सन एक्टिविटी होती है, और ये चुंबक एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहली बात। दूसरा क्या है? अगर हम चुंबक को साउथ पोल, साउथ और नॉर्थ पोल जो होते हैं, इसको अगर हम विपरीत ध्रुवों को पास लाएं, विपरीत ध्रुव पास रख देते हैं, तो इनमें क्या होती है? आकर्षण की गतिविधि होती है, अट्रैक्शन होता है, और चुंबक एक दूसरे के क्या आती हैं? पास आती हैं। और यही चुंबकीय गुण बार मैग्नेट में होता है। क्लियर है? तो ये होता है चुंबकत्व। अब देखिए, चुंबक में जैसे डाइपोल होता है, द्विध्रुव होती हैं, और चुंबक के जिस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो गतिविधि हमें दिखाई देती है, वैसा ही किसने बताया था कि सन 1600 में आए थे विलियम गिलबर्ट महोदय आए थे। कौन थे? विलियम गिलबर्ट। ये रानी एलिजाबेथ जो थी ब्रिटेन की, उनके क्या थे? डॉक्टर थे, उनके चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से सलाका चुंबक जो बार मैग्नेट होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? सलाका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने। और उन्होंने बोला कि इसमें जो चुंबकत्व के गुण जो होते हैं, वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। इनर पार्ट जो है, उससे चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ये किसने बताया? विलियम गिलबर्ट महोदय ने। इसके बाद 1839 में गॉस आए थे। उन गॉस ने भी यही बातें कही कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ी बार मैग्नेट है, एक जायंट क्या है? मैग्नेट है, और उस जायंट मैग्नेट में वही सारे चुंबकीय गुण होते हैं जो एक बार मैग्नेट में होते हैं, और इसलिए पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जी, किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने भी यही बोला कि ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब इसको ही हम समझते हैं कि बार मैग्नेट कैसे होती है। देखिए, जो पृथ्वी जो है हमारी, उसके अंदर ये देखिए, मैंने बार मैग्नेट दिखाई है, ये बार मैग्नेट है, पृथ्वी के अंदर बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में दोस्तों एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, पहली बात। दूसरा ये देखिए कि जो बार मैग्नेट है, वह कैसे संरेखित है?
पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, ये हमारा जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी का एक घूर्णन अक्ष है जिसपे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। यह लगभग इसी के साथ क्या है, संरेखित है। कैसे? लंबवत रूप से संरेखित है। बार मैग्नेट जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बार मैग्नेट पाई जाती है वो, ठीक है दोस्तों। और इस बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी कि ये कैसी है, डाइपोल है। बार मैग्नेट है और डाइपोल है, द्विध्रुवीय चुंबक है, इसकी भांति व्यवहार करती है। अब देखिए, जो बार मैग्नेट हमारी जो है उसके दो पोल जो है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। यानी कि हमारी जो चुंबकीय, जो भूचुंबक जो है, हमारी पृथ्वी की जो चुंबक है आंतरिक भाग में, इस पृथ्वी की चुंबक में साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्योंकि हमारा जो घूर्णन अक्ष है, ये देखिए ब्लू डॉट में जो मैंने बता रखा है, ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, ठीक है। और इसका उत्तरी ध्रुव जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। जिसे मैंने एनजी से डिनोट किया है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जिसे एसजी से डिनोट किया है वो क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल, ये जो एक्सिस है, इसी के लंबवत रूप से लगभग ये देखिए हमारी बार मैग्नेट शलाका चुंबक जो है वह संरेखित है। और इस शलाका चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, शलाका चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास है, और इसका जो उत्तरी ध्रुव है, बार मैग्नेट का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव और ये है हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये संरेखित है ऐसे। और ये किससे उत्पन्न हो रहा है चुंबक का, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी ये भारी क्रोड पार्ट में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कोर पार्ट में हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं इस चुंबकत्व में कि जब इस साउथ और नॉर्थ को जब हम देखें तो इन नॉर्थ साउथ को जब हम आगे बढ़ाते हैं, हम अगर इन नॉर्थ और साउथ का, ये देखिए, ये चुंबक का जो एक्सिस है, इस एक्सिस को उत्तर की ओर बढ़ाएं और दक्षिण की ओर बढ़ाएं, तो जिस स्थान पर यह मिलती है उसको बोलेंगे हम क्या, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि जब इसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यहां है तो ये उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कैसे हुआ, और अगर इसका उत्तरी ध्रुव यहां है चुंबक का तो ये दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कैसे हुआ। एस एम और एस एन एस, देखिए ये मैंने जो बताया है एन एम, ये है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और जो मैंने एस एम बताया है डायग्राम में वो है हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। और जो एन जी है वो क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और जो एस जी है वो क्या है, हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। देखो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, तो भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ये मैंने बता दिया। ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। मगर जो हमारी बार मैग्नेट जो है, शलाका चुंबक जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है, उसका दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, और इसका उत्तरी ध्रुव है ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मगर हम इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन वासियों ने एक कंपास जो था, मैग्नेटिक कंपास, उसका निर्माण कर लिया था। किसका निर्माण कर लिया था, मैग्नेटिक कंपास का, चुंबकीय दिक्सूचक, क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय दिक्सूचक। तो 2000 वर्ष पूर्व जब चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण किया तो चुंबकीय दिक्सूचक कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा चुंबकीय दिक्सूचक जो है, इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसे इंगित होता है, ठीक है दोस्तों, और ये इसकी धुरी होती है। तो ये स्वतंत्र रूप से अपनी धुरी पर घूम सकता है। इसके अंदर एक क्या होती है, चुंबकीय सुई होती है। अब इस चुंबकीय सुई के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने चुंबक के अंदर बताया था कि समान ध्रुव एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस चुंबकीय सुई का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। अगर मैं इसको या तो मैं कंपास ले लूं, तो इस कंपास को जब मैं लेके जाऊंगा तो एक कंपास जो है उत्तरी दिशा की ओर, इसका जो उत्तर पार्ट है ये उत्तरी दिशा की ओर जाएगा, और जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिण की ओर जाता है। अब ऐसा क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी बार मैग्नेट है ये हमारी बड़ी बार मैग्नेट है, ठीक है।
ये हमारी क्या है, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का ये देखिए, ये क्या है, साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। और मैंने यहां पे बीच में मैंने यहां पे ले रखी है कंपास। तो इस कंपास का जो है हमारा उत्तरी ध्रुव, जो सुई है, चुंबकीय सुई, ये किधर जाएगी, मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगी। हमारी बार मैग्नेट जो हमारी कहां है, जो पृथ्वी के केंद्र में है, उसके साउथ पोल की तरफ तो चुंबकीय सुई का जाएगा नॉर्थ पोल, और जो बार मैग्नेट हमारी है उसका जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ जाएगा चुंबकीय सुई का साउथ पोल, मतलब अपोजिट पोल जाएंगे। तो इस आधार पर सुविधा के लिए हमने, क्योंकि हमें तब पर्पज क्या था, तब हमारा उद्देश्य था कि जो देखो सेलर्स होते थे, जो क्या जाते थे समुद्र में चलते थे जहाजों से, उनको दिशाओं का ज्ञान करना होता था। तो दिशाओं के ज्ञान के लिए उनको पता चलता था कि ये कुछ नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये साउथ की तरफ जा रही है। उनको तब चुंबकत्व का पता नहीं था, तो उनको ये पता था कि इससे क्या है, हमें नॉर्थ पोल का पता चल जाएगा। तो चूंकि उनको तो अल्टीमेट गोल उनका क्या था, उनका अल्टीमेट गोल था कि हमको उत्तरी ध्रुव का पता चल जाए, तो इसलिए उन्होंने कंपास बनाया। और उसी आधार पर हमने सलाका चुंबक के साउथ पोल की तरफ मान लिया हमारी पृथ्वी का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। और सलाका चुंबक जो हमारी बार मैग्नेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, इसके उत्तरी ध्रुव की तरफ हमने मान लिया पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, जिसे SM से डिनोट कर रहा है। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारा बार मैग्नेट का है और ये हमारे पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। अब ये कैसे पता चले, बार मैग्नेट को अगर हम इसके एक्सिस को, बार मैग्नेट के एक्सिस को हम आगे बढ़ाएं दोनों ओर, तो पृथ्वी के जिस भाग पर उत्तर की ओर ये जाके मिलता है वह हमारा पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, और जिस ओर ये दक्षिण में जाकर के पृथ्वी के धरातल पर मिलता है वो हमारा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है। तो दो तरीके के पोल हो गए, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, दक्षिण पोल। और इसको मिलाने वाली, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको क्या माना जाता है, हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है। अब देखिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं दो चीजों की। क्या बात करते हैं इसके हम, दो चीजों की। इसके आगे की जो मेन पॉइंट है कि नॉर्थ पोल कहां पे है आज की अवस्थिति में और साउथ पोल कहां पे है, कौन से, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअली इसको ऐसे दिखना चाहिए, मैग्नेटिक साउथ को मैंने बताया था NM से और SM से, ऐसे डिनोट किया था। तो देखिए NM और SM, देखिए जो हमारे जो चुंबकीय ध्रुव हैं वह स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जहां अब हैं आगे भी वहीं होंगे। इनकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है, ठीक है दोस्तों। क्यों बदलती रहती है वो मैं आगे बताऊंगा कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो संवहन तरंगें उत्पन्न होती है बाहरी क्रोड में, उन संवहन तरंगों की दिशाओं में परिवर्तन या उनमें उत्पन्न होने वाली विसंगति के कारण हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है वो गति करते रहते हैं। तो आज की अवस्था देखें हम 2020 में, तो 2020 की अवस्थिति में जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है हमारे, उसको देखें तो वो है 80 डिग्री और 65 मिनट्स 80 डिग्री 65 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, वह ये कोऑर्डिनेट बता रहा हूं मैं, ठीक है, और 72 डिग्री 68 मिनट्स पश्चिमी देशांतर। और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है कनाडा में। कहां पे है, कनाडा में, ठीक है दोस्तों। 80 मिनट 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72 डिग्री 68 मिनट पश्चिमी देशांतर पर आज का हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वो है 80 डिग्री 65 मिनट्स दक्षिणी अक्षांश व 107 डिग्री 32 मिनट्स पूर्वी देशांतर। और ये कहां पे है, यह पूर्वी देशांतर है अंटार्कटिका में। कहां पे है, अंटार्कटिका में, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के हमारे साउथ और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हैं। अब देखिए, जब हम कंपास को देखते हैं, अब हम एक नई टर्म पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये
जो हमारे नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल हैं वो अस्थिर हैं। ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे एक नई टर्म निकल के आती है। इससे एक निकल के आती है नई टर्म, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, चुंबकीय दिक्पात, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात ये टर्म निकल के आती है। ये क्या है देखिए, देखिए जब हम कंपास को लेकर के खड़े होते हैं तो जो हमारा कंपास है वह पूरी तरह से, देखिए पूरी तरह से कंपास जो है वो भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर दिशा नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर दिशा तो वो तब देगा ना जब कोई भौगोलिक उत्तर ध्रुव उसको आकर्षित करता है। उसे तो कौन आकर्षित करता है? उसे करता है हमारा जो कौन सा शलाका चुंबक जो है उसका दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव नहीं बना, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव तो हम ये मानेंगे नीचे। ठीक है, शलाका चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो दक्षिणी भाग है, वह हमारी जो कंपास है, मान लीजिए एक कंपास है, इस कंपास की ये एक चुंबकीय सुई जिसे बोले हम, तो यह किधर आकर्षित जाएगी? ये जाएगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये जाएगी शलाका चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित होता है। अगर ये चुंबकीय सुई है तो ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव ऐसे किसकी तरफ जाएगा? शलाका चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर। इस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि चूंकि यह हमारी जो चुंबकीय सुई है ये भौगोलिक उत्तर की ओर ना दिखा के चुंबकीय उत्तर की ओर दिखाती है, यानी भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के मध्य एक झुकाव पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी हम कहें, ये देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है ज्योग्राफिकल एक्सिस, जिसे मैंने ब्लू से दिखाया है। ये रेड जो है हमारा, ये रेड शलाका चुंबक के अंदर से जो जा रहा है, ये हमारा है क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के मध्य एक झुकाव पाया जाता है, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये होता है भौगोलिक जो हमारा अक्ष है, जो हमारा पृथ्वी का जो भौतिक घूर्णन अक्ष है उसके और चुंबकीय घूर्णन अक्ष के मध्य पाए जाने वाले झुकाव को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। और इस झुकाव के मध्य से जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है ये है 11 डिग्री और 26 मिनट। मतलब पॉइंट में हम इसको एग्जैक्ट नहीं मान के माने तो 11 डिग्री और 3 मिनट्स का इसके मध्य एंगल बनता है। मान लीजिए ये हमारा है क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है हमारा ज्योग्राफिकल, और ये हमारा एक्सिस कैसा है? मैग्नेटिक एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है हमारा मैग्नेटिक। तो इसके मध्य पाए जाने वाला जो ये कोण है, जो कि 11 डिग्री और 3 मिनट्स का है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दिक्पात का कोण कहते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया बात? ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण। यानी कि जो कंपास है वो पूरी तरह उत्तरी भौगोलिक ध्रुव को ना दिखा के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की दिशा में संरेखित हो जाती है, और इसको हम कहते हैं क्या? ये देखिए, ठीक है, इस तरह से संरेखित हो जाती है। और इनके मध्य, दोनों के मध्य बनने वाले कोण को किसको? एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक और एक्सिस ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के मध्य जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण। अब देखिए, अब यह जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है यह भी समान नहीं होता है। मतलब डिक्लिनेशन जो होता है वो पृथ्वी में आप कहां पे अवस्थित हो, किस पोजीशन पे हो, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखिए कैसे चेंज होता है, ये देखिए, मान लो मैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, ये हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है। इस उत्तरी गोलार्ध में मैंने ये चुंबकीय सुई की दिशा बताई है, यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो साउथ है, जो रेड वाला पार्ट है वो नॉर्थ है। ठीक है, ये दिखाता हूं मैं आपको। अब इसमें देखिए, मान लो हम इस पोजीशन पे है, ये कौन सी पोजीशन? ए पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, हम उत्तरी गोलार्ध में ऐसी पोजीशन पे हैं कि यहां से ये हमारा जो है ये है एनएम मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो हमारा है वो है एनजी यानी नॉर्थ
ज्योग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब जब हम यहाँ पे ए पोजीशन पे खड़े हैं, ए पोजीशन पे खड़े होके जब हमको चुंबकीय सुई को, यहां हम बोले कि कोई भी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दे, स्वतंत्र रूप से निलंबित कर दी जाए, हिंदी भाषा में कि स्वतंत्र रूप से निलंबित कर दी जाए, ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंड करने पे हमारी जो बार मैग्नेट है या जो चुंबकीय सुई है, इसका उत्तरी जो है पार्ट वो किधर इंगित करेगा, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की तरफ। तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की तरफ देखिए ये दिशा में करेगा। और इसका ये जो डॉट में मैंने रेड में दिखाया, ये क्या है, देशांतर है। हमारी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वैसे हैं, जो कहां जाके मिल रहा है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पे। देशांतर कहां जाती है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव की तरफ चलती हैं। तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पे जो देशांतर है, इससे हम देखें तो हमें किधर चलना पड़ेगा। चुंबकीय सुई ने किधर देखा, देखिए ये चुंबकीय सुई किधर दिख रही है अभी, अगर हम देखें ये देशांतर जा रहा था, ये मान लो हमारा देशांतर जा रहा था, जैसे ये देशांतर है, तो इस देशांतर में हमने किधर देखा, पश्चिम की ओर देखा, तो इसे क्या बोलेंगे, पश्चिमी चुंबकीय दिक्पात, मतलब वेस्ट की ओर। अगर पश्चिम की ओर चुंबकीय दिक्पात हो रहा होता है तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चुंबकीय दिक्पात। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोला जाता है नेगेटिव चुंबकीय दिक्पात। और अगर पोजीशन बी देखिए आप, हम यहां कहीं अवस्थित हैं और ये रेड कलर में जो हमारे जा रहे हैं डॉट्स, ये रेड डॉट्स हैं, वो एक देशांतर है। और ये देशांतर जो हमारे जा रहे हैं वो कहां जाके मिलेंगे, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने वाले इस देशांतर पर जहां हम खड़े हैं, ये हमारी बी पोजीशन है। इस बी पोजीशन पे जहां हम खड़े हैं, यहां हम अगर चुंबकीय सुई, ये रेड डॉट है जो क्या है, नॉर्थ, और ब्लैक क्या है, साउथ, तो अगर हम इसकी तरफ इसको यहाँ फ्रीली सस्पेंड कर दें किसी बार मैग्नेट को, या हम यहाँ कंपास लेके खड़े हो जाएं, तो चुंबकीय सुई जो है अपनी वो किधर देखेगी, ये हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, यानी कि किधर देखेगी, ये अपने देशांतर से पूर्व की ओर देखेगी। ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शन में देखेगी अपने देशांतर से। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉजिटिव धनात्मक चुंबकीय दिक्पात। ठीक है दोस्तों, तो दो बातें निकल के आती है, एक तो होता है पॉजिटिव चुंबकीय दिक्पात और एक नेगेटिव धनात्मक चुंबकीय दिक्पात और ऋणात्मक चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, अब ये दो पोजीशन मैंने बताई, ये ए पोजीशन जहां पे पश्चिम की ओर दिक्पात हो रहा था, बी पोजीशन जहां पूर्व की ओर दिक्पात हो रहा था, यानी अपनी पोजीशन से चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर देखती है और इधर पूर्व की ओर देखिए। देख क्यों रही है, क्योंकि उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को डिनोट करना है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल किस दिशा में है वो तो उधर देखेगी। ठीक है, अगर हम सी पोजीशन देख लें, ये हमारी सी पोजीशन है, ये चुंबकीय सुई यहां है, और सी पोजीशन में चुंबकीय सुई कहां होगी, ये हमारे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो इस बीच में क्या होगा कि देखिए ये रेड पार्ट किधर देख रहा है, साउथ में, यानी कि यह जो है वह नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ ही दिखाएगी। मगर क्योंकि यह जो देशांतर है, ये जो देशांतर है वो ऐसा देशांतर है, देखिए देशांतर रेखाएं तो ऐसी जरूर होंगी ना कि जो एक देशांतर तो कोई ऐसा होगा जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को और नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल को दोनों को एक रेखा में क्रॉस करे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल 80 डिग्री और 65 मिनट्स पे है, तो 80 डिग्री 65 मिनट्स अक्षांश है और कौन सा है हमारा 72 डिग्री 68 मिनट्स देशांतर है। तो 72 डिग्री 68 मिनट्स वाला देशांतर जो है वहां पे है, तो ऐसा ही एक देशांतर वो होगा जो हमारे किस पे 72 डिग्री 68 मिनट देशांतर जो है वो क्या करेगा, नॉर्थ ज्योग्राफिकल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को क्या करेगा, क्रॉस करेगा एक रेखा में। मान लो यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल पोल है और ये हमारा है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो इस पे जब हम चुंबकीय सुई को ले जाके देखेंगे तो चुंबकीय सुई किसकी ओर इंगित होगी, नीचे की ओर जाएगी। किधर, नीचे, क्यों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव उसके नीचे है। चुंबकीय सुई हम खड़े हैं तो चुंबकीय सुई को या फिर हम बार मैग्नेट को जब सस्पेंड करेंगे तो वो क्या जाएगी, नीचे, क्यों, क्योंकि उसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे है। मगर यहां पे देखें तो यहां पे कोई डिक्लिनेशन नहीं होगा। देखो इधर वेस्टर्न डिक्लिनेशन था, जब हम पश्चिम में जाएंगे, एकदम पूर्व में जाके देख रहे हैं तो पश्चिम में डिक्लिनेशन हो रहा है, और पश्चिम में जा रहे हैं तो पूर्व की ओर डिक्लिनेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बट अगर हम
नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल की देशांतर में ही खड़े हो जाएंगे, तो हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो नीचे की तरफ है, इस वजह से चुंबकीय सुई नीचे की ओर आएगी और यहां पे कोई दिक्पात नहीं होगा, कोई डिक्लिनेशन होगा। और ऐसे ही हम फोर्थ पोजीशन में जब चले जाएं कि उत्तरी ध्रुव जो है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और मैग्नेटिक जो ये जो भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव है ये उत्तर में ही रह गए हैं, और हम डी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आ जाएं, देखिए ये पोजीशन पे आ जाएं, तो इस पोजीशन पे आने पे चुंबकीय सुई किधर दिखाएगी? चुंबकीय सुई का तो काम ही उत्तरी ध्रुव की तरफ देखना है, तो इसका रेड पोर्शन जो हमारी चुंबकीय सुई है वो उत्तर की ओर दिखाएगी, यानी कि ऊपर की ओर दिखाएगी, और यहां पे भी कोई डिक्लिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे देशांतर पर खड़े हैं जहां पे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एक ही रेखा में है, इसलिए यहां पे कोई दिक्पात नहीं होगा, नो डिक्लिनेशन। ठीक है, तो नो डिक्लिनेशन की दो पोजीशन बता दी, और पश्चिमी जो हमारा दिक्पात है और जो पूर्वी दिक्पात है, जिनको कैसे बोलते हैं? पश्चिमी दिक्पात को ऋणात्मक दिक्पात और पूर्वी दिक्पात को बोलते हैं हम धनात्मक दिक्पात। ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दिक्पात जो होता है हमारा, ये डिक्लिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कंपास जो होता है, जो कंपास को जब हम लेके जाते हैं, तो कंपास को ले जाने पर हमें हर जगह का पूरी जो हमारा पूरा जो पृथ्वी है उस पे हर जगह का डिक्लिनेशन फिक्स है कि दिक्पात कितना हो रहा है। तो जो कंपास में जो हमें दिक्मान दिखाई देता है, उस दिक्मान में से हम इस दिक्पात को दिक्मान में से जो हमें दिक्मान जो दिखाई देता है, दिशाओं का जो डायरेक्शन दिखाई देते हैं, उसमें से हम इस दिक्पात को घटा करके या बढ़ा करके, दिक्पात जो हो रहा है हमारा डिक्लिनेशन हो रहा है, इसको घटा के बढ़ा करके हम एग्जैक्ट डायरेक्शन देख लेते हैं। किसकी? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की। ठीक है दोस्तों, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अल्टीमेट, देखिए सेलर्स का अल्टीमेट गोल क्या है? उनको उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं का अनुमान होना चाहिए, और दिशा क्या है? दूसरा भौगोलिक दिशाएं हैं, चुंबकीय दिशाएं नहीं, मगर उनके पास जो इक्विपमेंट है वो चुंबकीय इक्विपमेंट है। तो चुंबकीय इक्विपमेंट में से जब वो दिक्मान को घटा देते हैं, तो उस दिक्मान को घटा के और बढ़ा के वो दिशा का अनुमान लगा लेते हैं। कैसे? अगर वो वेस्टर्न डिक्लिनेशन में है, पश्चिम की ओर डिक्लिनेशन में है, तो वो नेगेटिव डिक्लिनेशन है, तो उसको जोड़ देंगे, और जो ईस्टर्न डिक्लिनेशन में है वो क्या है? पॉजिटिव डिक्लिनेशन है, तो उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इससे वो दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं, इसलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न डिक्लिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अब इनको जो हमारा मानचित्र है पृथ्वी का, उस पे इन डिक्लिनेशन को जो है वो कुछ रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। इन रेखाओं को बोलते हैं आइसोगोनिक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइन क्या होते हैं? आइसोगोनिक लाइन वो होती हैं जो दिक्पात को मानचित्र पर दिखाती हैं। ठीक है, तो विश्व के मानचित्र पर दिक्मान को दिखाने के लिए आइसोगोनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, और ये रेखाएं क्या होती हैं? ये एक जैसे दिक्मान को दिखाने वाली, एक जैसे दिक्पात को दिखाने वाली रेखाएं होती हैं। यानी जैसे हम देखते हैं समताप रेखाएं और समदाब रेखाएं, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो समताप रेखाएं क्या होती हैं? पूरे पृथ्वी पर, ग्लोब पे जहां पे भी एक जैसा तापमान है उन सबको मिलाने वाली रेखा समताप रेखा होती है, और जहां पे एक जैसा दाब है उनको मिलाने वाली, उन बिंदुओं को, उस स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। वैसे ही एक जैसे दिक्पात को दिखाने वाली रेखाओं को आइसोगोनिक लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है दोस्तों, तो ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है, आइसोगोनिक लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पृथ्वी के ध्रुव और आइसोगोनिक रेखाओं के बारे में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, इसमें ही एक और नई हम इसमें टर्म लेके आते हैं। नेक्स्ट हम इसमें टर्म देखें कि नई टर्म जो हमारी इसमें निकल के आती है, वो अगली टर्म हमारी निकल के आती है क्या? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। वो था डिक्लिनेशन, ये है इंक्लिनेशन, या इसको डिप भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय झुकाव या नति। ठीक है, चुंबकीय नति, इसमें ये ज्यादा पॉपुलर है वर्ड, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है हमारा, ये ऐसे होता है कि जो पृथ्वी जो हमारी है, इसका एक क्षैतिज तल होता है। जैसे
ये हमारी पृथ्वी है, इसका एक क्षैतिज तल है, यानी ये पृथ्वी का ट्रांसवर्स प्लेन है, क्षैतिज तल। अब हम क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट को फ्रीली धागे से बांध के या कैसे भी हम इसको एक सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, लटका देते हैं, या फिर हम चुंबकीय सुई जो है उसको ले जाते हैं। तो उस लघु चुंबक या चुंबकीय सुई को हम लेके जाते हैं तो वह क्या करेगी, अपने आप को पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में संरेखित करेगी, ओरिएंटेड करेगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी मान लो चुंबकीय सुई है, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो जैसे हमने इसको यहां से धागे से बांध के लटका दिया है, और ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है। कैसा, क्षैतिज तल है पृथ्वी का। इस क्षैतिज तल को ये, ठीक है, इस क्षैतिज तल में अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो ये बार मैग्नेट अपने आप को चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में संरेखित करती है। इस प्रकार इस चुंबकीय सुई और पृथ्वी के क्षैतिज तल के मध्य बनने वाले झुकाव या कोण को क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, डिप। ये हमारी सुई है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारी पृथ्वी की बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसके ऊपर वही चुंबक का नियम लगेगा। चुंबकीय सुई ने उत्तर की ओर देखा, क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट जो हमारी पृथ्वी की है उसका दक्षिणी पार्ट, दक्षिणी ध्रुव उत्तर में है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इनके मध्य जो कौन बनता है, किस किस के मध्य बनता है, पृथ्वी के क्षैतिज तल और चुंबकीय सुई के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अगर मैं मानूं कि ये मेरी चुंबकीय, ये मेरा क्षैतिज तल है और ये चुंबकीय सुई है, इसका ये नॉर्थ पार्ट है, इसको जब मैं फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं तो फ्रीली सस्पेंड करने पे कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये एंगल जो बन रहा है दोस्तों, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नतिकोण या झुकाव है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ा था, उस डिक्लिनेशन का भी डिपेंड कर रहा था कि आप किस पोजीशन पे हो, आप किस पे हो, निर्देशांक पे हो, किस आप पॉइंट पे खड़े हो, पृथ्वी में किस देशांतर पर खड़े हो, किस ग्लोब में खड़े हो, उसके आधार पर डिक्लिनेशन डिसाइड हो रहा था। वैसे ही इंक्लिनेशन भी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि चुंबकीय सुई की स्थिति कहां है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मान लो मैं चुंबकीय सुई को रखता हूं कहां पे, यहां ले जाता हूं मैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे। चुंबकीय सुई को मैं जब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पे ले जाता हूं तो ये चुंबकीय सुई देखिए, ये चुंबकीय सुई जो है इसका उत्तरी भाग कहां दिखाई देगा, इसका उत्तरी पार्ट जो है वो किधर इंगित करेगा, हमारे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे चुंबक के आकर्षण नियम के अनुसार हमारी जो डाइपोल मैग्नेट जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसका दक्षिणी भाग जो है वो हमारे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के पास है, इसलिए चुंबकीय सुई नीचे की ओर इंगित होगी। जैसे अगर मैं इसको नॉर्थ पोल पे लेके जाता हूं तो ये नीचे की ओर इंगित करेगी, ठीक है दोस्तों। अब नीचे की ओर इंगित कर रही है, मगर क्षैतिज प्लेन कहां है, क्षैतिज प्लेन तो अपनी जगह पे है, यही है। तो देखिए अब कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि चुंबकीय सुई तो कहां देख रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ डायरेक्शन कर रही है, और जो क्षैतिज तल है जो पृथ्वी का वह क्षैतिज रूप से है। तो इनके बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हम देखें तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे हम जाएं तो कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री डिप हो गया, पहली बात। दूसरी पोजीशन हम लेते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल पे, ये हमारे साउथ मैग्नेटिक पोल के पास आ गए। अब चूंकि साउथ मैग्नेटिक पोल है तो यहाँ पे जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की चुंबक है उसका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और वैसे ही हमारा क्या है, साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो यहाँ चुंबकीय सुई जो है उसका साउथ पार्ट जो है, साउथ पार्ट है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये किधर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक साउथ है, तो मैग्नेटिक साउथ को इंगित करेगी, ये किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक साउथ को दिखाएगा। तो मैग्नेटिक साउथ और इसके मध्य भी वो स्थिति हो गई। अब ये किधर हो जाएगा, नॉर्थ जो है वो नीचे और ये साउथ को दिखाएगी, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, वही 90 डिग्री। यानी कि मैं बोलूं कि साउथ मैग्नेटिक पोल पे जाने पर भी एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 डिग्री है,
ठीक है। अब मैं ऐसी रेखा पे आता हूं, कहीं भी ऐसे पॉइंट पे आता हूं जहां पर कि जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूं, चुंबकीय सुई को जब फ्रीली सस्पेंड करूं, स्वतंत्र रूप से निलंबित करूं, तो यह अपने आप को पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ अवस्थित कर ले। ठीक है दोस्तों, मान लो ये पृथ्वी का क्षैतिज तल है, मैं यहां से देखता हूं, मान लीजिए ये पृथ्वी का क्षैतिज तल है, मैं इसको जब फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं तो जब ये उत्तरी ध्रुव पे जाते हैं तो ये यूं हो जा रही है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे भी ये यूं हो जा रही है और दक्षिणी ध्रुव पे जाते हैं तो भी ये यूं हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। मगर अगर ऐसे पॉइंट पे जाऊं कि ये अपने आप को ऐसे रख ले, समझ गए, पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ रख ले, तो दोस्तों इनके मध्य एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। कोई एंगल ही नहीं होगा, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, कोई डिप नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरोन्नति। तो अगर ऐसी कोई पोजीशन हो, ये मान लो ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारा, ये पृथ्वी का मान लो कोई ट्रांसवर्स एक्सिस है और इस ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन है, इसके साथ ये चुंबकीय सुई है, ये अपने आप को क्षैतिज रूप से अवस्थित कर ले, तो इस क्षैतिज अवस्थिति को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री डिप। और 0 डिग्री डिप वाली जगह को, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, देखिए ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये जो ब्लू में मैंने दिखा कि विषुवत रेखा, भौगोलिक जो विषुवत रेखा है हमारी, जो विषुवत रेखा है हमारी, उसको देखें तो वो कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है, वो कैसे है? भौगोलिक रूप से। अगर चुंबकीय विषुवत रेखा देखें तो चुंबकीय विषुवत रेखा वह होगी जहां पर 0 डिग्री डिप होगा, जहां पे चुंबकीय सुई अपने आप को, या फिर हम कहें कि कोई भी बार मैग्नेट जो है, लघु चुंबक, अपने आप को क्षैतिज रूप से, ट्रांसवर्स रूप से पृथ्वी के ट्रांसवर्स प्लेन के साथ साथ संरेखित कर ले, ओरिएंट कर ले, वह 0 डिग्री चुंबकीय अक्षांश होगा और इसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ये EM से मैंने डिनोट किया है। तो देखिए ये मैग्नेटिक इक्वेटर है हमारी, और ये हमारी कैसी है? ये वाली हमारी ब्लू में जो मैंने दिखाई है, ये है हमारी भौगोलिक विषुवत रेखा। और इस मैग्नेटिक इक्वेटर को, जिसे मैं EM से डिनोट कर रहा हूं, इसको चुंबकीय निरक्ष भी बोलते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि चुंबकीय जो निरक्ष है, इससे अगर आप उत्तर में जाएं और दक्षिण में जाएं, तो चुंबकीय निरक्ष से जब आप उत्तर में जाएंगे, इस ओर जाएंगे, तब भी एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा, और अगर आप दक्षिण में जाएंगे तब भी एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा। यानी कि चुंबकीय झुकाव जो नति है वह चुंबकीय निरक्ष से उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने पर बढ़ती है। क्लियर दोस्तों? यह होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और जो हमारी इसमें निकल के आती है, मैंने बताया कि पृथ्वी जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, और बार मैग्नेट हो चाहे परमानेंट मैग्नेट हो, उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? हमारी पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर पाया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वैसे ही एक मैग्नेटोस्फीयर पाया जाता है, और यह मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का जो व्यास है उससे कई गुना अधिक क्षेत्र में फैला होता है। ठीक है, काफी बड़ा होता है। अब इस मैग्नेटोस्फीयर को देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस है कोई, और ये मान लो मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, और ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, और यह चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए, ये किधर जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ, बार मैग्नेट के नॉर्थ से बार मैग्नेट के साउथ तक, यानी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से और पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की दिशा में। यह देखिए, ये पूरा जो मैंने डॉट में ये दिखा रखा है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दिशाएं हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड काम क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका यूज ये होता है कि जो हमारा सूर्य जो है, वो सूर्य से कंटिन्यू कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, आवेशित कण जो होते हैं, वो आवेशित कण कंटिन्यू सूर्य छोड़ता रहता है। इनको क्या बोलते हैं?
सौर आंधी, ठीक है, सौर आंधी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा सोलर विंड आ रही हैं, इन सोलर विंड के प्रभाव में दोस्तों पृथ्वी का जो ये आवेशित कण होते हैं, ये कॉस्मिक किरणें होती हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सूर्य से निकलते रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चार्ज पार्टिकल्स के प्रभाव में हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी का वायुमंडल उड़ के दूर जा सकता है। इसलिए बहुत से ग्रहों पे जो है क्या नहीं मिलता है, वायुमंडल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? जैसे शुक्र पे वायुमंडल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो सोलर रेडिएशन, सोलर विंड के प्रभाव में, सौरिक जो विकिरण हो रहा है, सौरिक आंधी चल रही है, सौर आंधी के प्रभाव में वायुमंडल उड़ गया है। मगर क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकत्व वाला गुण है, एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के प्रभाव में पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और यह चुंबकीय क्षेत्र कई हजार किलोमीटर में फैला हुआ है। यह है सूर्य, ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य से रेडिएशन हो रहा है। इस रेडिएशन का जो प्रभाव है इसको कम करने के काम में आता है हमारा मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, भूचुंबकीय मंडल, क्या बोलेंगे इसको? भूचुंबकीय मंडल। अब ये भूचुंबकीय मंडल जो है, जो पृथ्वी के इधर से जो सूर्य की दिशा में हम देखें तो जिस तरफ सूर्य से सौरिक आंधी चल रही है, सूर्य की दिशा में यह संकुचित हो जाता है और विपरीत दिशा में ये क्या हो जाता है, इसका वर्धन हो जाता है, यानी इलोंगेटेड हो जाता है। यहां से तो देखिए ये हमारा नॉर्थ, इधर देखिए सूर्य की दिशा में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये सूर्य के विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। तो चूंकि ये अलग अलग बेल्ट्स में फैला हुआ है, तो जो सौरिक विकिरण, जो आवेशित कण आते हैं, वो इसको अपनी दिशा में से तो दबा देते हैं और विपरीत दिशा में इसका फैलाव हो जाता है। ये देखिए दूर तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैग्नेटोस्फीयर में सौरिक विकिरणों का इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब जो सूर्य की दिशा में अगर माने तो ये लगभग पृथ्वी का जो व्यास है उससे 10 गुना क्षेत्र में फैला होता है, लगभग 10 टाइम्स सूर्य की दिशा में, और सूर्य के विपरीत दिशा में लगभग 60 गुना ज्यादा चौड़ाई में फैला होता है। ऐसा अनुमान है कि 10 गुना तो सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत 60 गुना दिखाता है। मगर जब मैंने बताया कि वायुमंडल को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल का संरक्षण करता है हमारे का, तो ये क्या करता है कि इसमें से जो ये देखिए चार्ज जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये जो आवेशित कण हैं, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को यह अपनी कुछ पेटियों के मध्य में रोक करके उनको वहां से डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको वहां से दूर निकाल देता है, प्रतिकर्षित करता है। और इन पेटियों को, इसमें कई बेल्ट होती हैं, जैसे ये इनर बेल्ट है, ये आउटर बेल्ट है, और इसमें देखिए ये कॉस्मिक या चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको इसने क्या कर रखा है, ट्रैप कर रखा है। ट्रैप यह जाल का काम करता है और अंदर रोक लेता है, पृथ्वी के वायुमंडल के पास नहीं आने देता है। और ये जो हमारी पेटियां हैं, ये लगभग 640 किलोमीटर से और 58,000 किलोमीटर तक फैली होती हैं, ठीक है। 640 किलोमीटर से और 58,000 किलोमीटर तक ये पेटियां फैली होती हैं, किसकी? हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी। और इसको बोलते हैं, इसका नाम देते हैं वॉन एलन बेल्ट। क्या बोलते हैं? वॉन एलन बेल्ट। ये किसके नाम पे है? वैज्ञानिक के नाम पे है, वॉन एलन बेल्ट बोलते हैं इसको। तो वॉन एलन बेल्ट अगर पूछे तो क्या है? वॉन एलन बेल्ट संबंधित है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित पेटी, जो सूर्य से आने वाली आंधी और चार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप करके उसको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया वॉन एलन बेल्ट और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसमें और क्या देखने को मिलता है। देखिए ये हमारा क्या है, यहां पे हम देखें तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल मान ले और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। ये हमारा साउथ ज्योग्राफिकल पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जहां हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्या है, दोनों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र यहां मिल रहा है, तो यहां पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, कम मोटा होता है, पतला होता है। तो जो हमारे जो ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ये यहां पे एक तरह की रोशनी उत्पन्न करते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करते हैं?
रोशनी उत्पन्न करते हैं और ये रोशनी रंग बिरंगी होती है और यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रोशनी। एक कलरफुल लाइट होती है, रंगीन रोशनी होती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। इसको बोलते हैं ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति। हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुवीय ज्योति, ऑरोरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये चार्ज पार्टिकल सौर विकिरण से निकल के आ रहे हैं, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास से जा निकलते हैं और वहां पे एक रंग बिरंगी लाइट उत्पन्न करते हैं और ये बहुत सुंदर होती है, इसलिए इसको ऑरोरा ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं। इसका जो उत्तरी ध्रुव पे जो होती है, जो नॉर्थ पोल पे हम देखेंगे तो इसका नाम है ऑरोरा बोरियलिस। क्या है? ऑरोरा बोरियलिस। और दक्षिणी ध्रुव पे जो यह है, इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस से याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है तो ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और उत्तरी ध्रुव पे इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस दो ध्रुवीय ज्योति हैं जो क्रम से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर हमें सौरिक विकिरण के प्रभाव में आवेशित कणों के कारण एक चमकीली रोशनी उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या? मैग्नेटोस्फेयर, चुंबकीय मंडल, भूचुंबकीय मंडल। मैग्नेट में जो अब नई जो टर्म निकल के आती है, जो इसमें हम नई टर्म देखते हैं भूचुंबकत्व में ही, उसमें हम देखते हैं डायनामो इफेक्ट। ठीक है, नई जो निकल के आती है वो है डायनामो इफेक्ट। अब ये डायनामो इफेक्ट, ठीक है, पृथ्वी के भूचुंबकत्व की जो अगली टर्म हम देखते हैं, जो अगली हम किसी टर्म पे विचार करें तो वो है हमारा डायनामो इफेक्ट। क्या है? डायनामो इफेक्ट। ये किससे संबंधित है? हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र, जिसके मैंने चुंबकीय मंडल बताया था, भूचुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, इस भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति से संबंधित है हमारा क्या? डायनामो इफेक्ट। ठीक है, भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति से संबंधित है डायनामो इफेक्ट। देखिए क्या होता है डायनामो। देखा आपने, कभी पढ़ा होगा डायनामो के बारे में। डायनामो क्या होता है? डायनामो के अंदर एक क्या होती है? क्षेत्र बना होता है, चुंबकीय क्षेत्र बना होता है। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र से जब डायनामो, जैसे ऐसा कोई डायनामो है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या है कि इसके पास से जब कोई विद्युत तरंग गुजरती है, ठीक है, याद देखिए गौर से, तीन चीजें हैं। डायनामो के चारों चुंबकीय क्षेत्र, उसमें से जब कोई विद्युत तरंग गुजरती है तो इसके दोनों ओर जो कंडक्टर लगे होते हैं, इन कंडक्टर्स में क्या होती है? विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इन कंडक्टर्स में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें क्या पाया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है हमारे निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटाइट, और क्या पाया जाता है इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, निकल, कोबाल्ट, लोहा और मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है, ये पृथ्वी का जो हमारी ये डायग्राम देखिए, पृथ्वी का जो बाहरी कोर जो है वह बाहरी कोर तरल अवस्था में है। ठीक है, दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ है, माना क्या जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी जो है वह एक स्थायी चुंबक नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बने रहने के लिए, इसका अनुरक्षण करने के लिए, इसका कंजर्वेशन करने के लिए, एक कंटिन्यू चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब उसका अनुरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको देखें तो अनुरक्षण कैसे होगा? क्योंकि पृथ्वी का जो बाहरी कोर है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जहां पे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, यह इतना अधिक गर्म है। देखिए वहां तो क्या तापमान है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान है पृथ्वी के आंतरिक कोर में, बाहरी कोर में। तो इसमें जब इतना ज्यादा तापमान है तो ये पदार्थ जो हैं वो
क्या स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट होता है क्यूरी पॉइंट। क्या होता है? क्यूरी पॉइंट। यह वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसमें चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यह इन सब के लिए अलग अलग होता है, और यह होता है बहुत, इनसे बहुत कम होता है। किससे? 5000 डिग्री बहुत ज्यादा ताप है, लगभग 668 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आयरन के लिए। ऐसे कोबाल्ट, निकल और मैग्नेटाइट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इतने अधिक ताप पर पृथ्वी के अंदर एक स्थायी चुंबक कभी भी नहीं हो सकती। यानी चुंबक को एक बोले तो एक खाना पीना देना पड़ता है, एक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस न्यूट्रिशन का काम कैसे होता है वो देखिए आप। तो पृथ्वी के अंदर जो इनर जो आउटर जो हमारा कोर है, आंतरिक जो भारी क्रोड है, भारी क्रोड में क्या है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इस वजह से इसके अंदर मैंने आपको बताया था आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत बताया था। क्या बताया था? संवहन तरंग सिद्धांत। उसमें बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो संवहन तरंगे चलती रहती हैं। इन संवहन तरंगों के कारण ये देखिए ऐसे उठती हैं और ये ऐसे सर्कल बना के वापस, यानी कि इनमें पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ इसमें संवहन तरंगों के कारण एक क्या बोलता है, इसको भंवर उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं, किसमें देखते हैं, हमारे भारी भाग में समुद्रों में जिस तरीके से भंवर बनते हैं वैसे ही भंवर उत्पन्न होते हैं। और इन भंवर के प्रभाव में क्या होता है कि इन भंवर के प्रभाव में ही चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जिस तरह डायनमो के अंदर से जब रेडियो एक्टिव, डायनमो के अंदर से जब कोई भी हम क्या उत्पन्न करेंगे, कोई विद्युत तरंग निकालेंगे तो उसके कंडक्टर में एक विद्युत उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही जब ये संवहन तरंगे कंटिन्यू उत्पन्न होती हैं तो इनसे हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बल प्राप्त होता है, चुंबकीय क्षेत्र को गति प्रदान करती है, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र कमजोर से क्या बन जाता है, बड़ा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो तापमान भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में निकल, कोबाल्ट और आयरन हैं। इनकी वजह से संवहन तरंग उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? कन्वेक्शन सेल, संवहन तरंग कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, संवहन तरंग कोशिकाओं के प्रभाव में पृथ्वी के भारी क्रोड में क्या होते हैं, भंवर उत्पन्न होते हैं। इन भंवर के प्रभाव में पृथ्वी के चारों ओर जो है वह एक क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यही चुंबकीय क्षेत्र हमें ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई बार मैग्नेट हो। यानी कि रियलिटी में देखा जाए तो पृथ्वी का आंतरिक भाग स्थायी चुंबक नहीं होकर के एक अस्थायी चुंबक है, मगर इस चुंबकत्व को जारी रखने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये जैसे हमारा भारी कोर है, इसमें ये भंवर उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे भंवर उत्पन्न होना आवश्यक है। और यह कब उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है अंदर जब संवहन तरंग कोशिकाओं का निर्माण होता है पृथ्वी के बाहरी क्रोड में। यानी अगर पूछा जाए भूचुंबकत्व का कारण क्या है तो पृथ्वी का भारी कोर है। और क्या पृथ्वी एक स्थायी चुंबक है? नहीं, पृथ्वी स्थायी चुंबक नहीं है। उसको चुंबकत्व के लिए कंटिन्यू इस भारी कोर का रोटेशन, संवहन तरंगों कोशिकाओं का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बनता है किसका, हमारे चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मेंटेनेंस होता है, और इसको संवहन तरंग कोशिका या थर्मल कन्वेक्शन सेल भी बोलते हैं, तापीय संवहन तरंग कोशिकाएं बोलते हैं इनको। ठीक है, ये इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बता दिया है कंप्लीटली जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। भूचुंबकत्व क्या है? भूचुंबकत्व के अंदर हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब दिक्पात कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी नति कोण, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कैसे बना, साउथ मैग्नेटिक पोल कैसे बना, बार मैग्नेट की तरह कैसे होता है। मैंने जियोग्राफिकल एक्सिस बताया, मैग्नेटिक एक्सिस बताया, आपको चुंबकीय मैंने विषुवत रेखा बताई और ये विषुवत रेखा बताई। मैंने ये बताया कि डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन कैसे देशांतर या पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन पे चुंबकीय सुई के साथ खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन बताया। चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न हुआ है वो बताया। ये हमारा मैग्नेटोस्फीयर बताया। वॉन एलन बेल्ट बताई मैंने आपको, किस प्रकार से सौर विकिरण के कारण इस ओर का क्षेत्र 10 गुना और सूर्य के विपरीत दिशा वाला 60 गुना बड़ा मैग्नेटोस्फीयर बनता है।
और साथ में जो हमारी ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, उनका निर्माण, ध्रुवीय ज्योति का निर्माण किस प्रकार होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारे भारी क्रोड में किस प्रकार तापीय संवेग तरंग कोशिकाओं के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है। इट मींस कि यह हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है और मैग्नेटोस्फीयर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले विसंगतियां, चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों में उत्क्रमण और पूरा चुंबकत्व को पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे पूरा चुंबकत्व सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनमें एक साक्ष्य बनता है, यह कैसे सत्य साबित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, पूरा चुंबकत्व। थैंक यू।